नमस्कार दोस्तों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से। एक व्यक्ति है, नाम है उनका विश्वेश खंडेलवाल। उनकी रिक्वेस्ट आई है और उस रिक्वेस्ट पे मैं आज इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। टॉपिक जो है, इसका विषय है केंद्र आधिपति दोष। अभी काफ़ी लोग हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दोष क्या होता है उसे समझना चाहते हैं। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, अगर ऐसी कोई एक रिक्वेस्ट आई है तो उसको पूरा करना भी मेरा ही कर्तव्य है। देखिए, केंद्र आधिपति दोष कब लगता है, कैसे लगता है, प्रभाव क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, उसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि जब आप एक पत्रिका देखते हैं, आप एक हॉरोस्कोप देखते हैं, आप किसी की कुंडली देखते हैं, तो उसमें इस तरह का चार्ट बना होता है। ठीक है, हमें समझना ही होगा कि इसके अंदर के जो ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ये जो है इसे हम केंद्र कहते हैं। यानी कि राशि के हिसाब से बता रहा हूं, ये पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, ये केंद्र हाउस है। और ये जो है पांचवा और 9वां, ये जो है इसे हम त्रिकोण भाव कहते हैं। लग्नेश यानी कि जो पहला घर है वो त्रिकोण भी है और वो केंद्र भी है। अब ऐसा भी होता है कि कभी कभी एक कोई ग्रह, खास करके और सिर्फ गुरु और बुध एक ऐसे ग्रह है जिसको ये केंद्र आधिपति दोष लगता है। और तब आप विचार करते हो कि यार, मुझे इतने अच्छे शुभ ग्रह की दशा लगी है, अंतर्दशा लगी है, और मुझे इसका फल क्यों नहीं मिल रहा। और फिर हमें विश्लेषण करना पड़ता है, देखना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। उसी को समझाने के लिए मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी कभी आपकी कुंडली में ये जो पहला घर है, इसमें अगर 4 राशियां हैं, जैसे कि 3 नंबर लिखा होगा यानी कि मिथुन, 6 नंबर लिखा होगा यानी कि कन्या, 9 नंबर लिखा होगा यानी कि धनु, या तो फिर 12 नंबर लिखा होगा जिसका मतलब होता है मीन। ये 4 ही ऐसी राशियां हैं, अगर ये लग्न में बैठ जाए तो केंद्र आधिपति दोष बनता है। पहले इस बात को समझ लीजिए, क्यों बनता है इस पे मैं आता हूं। देखिए, जब भी कभी किसी कुंडली में हम देखते हैं कि कोई भी एक ग्रह अगर केंद्र का स्वामी है और त्रिकोण का स्वामी है, इसे हम कहते हैं कि ये एक ग्रह योग कारक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में वो चला जाता है। वहीं पर उल्टा, अगर वो त्रिकोण का नहीं बट 2 केंद्र का मालिक बन जाए तो वो आपको उस तरह का फल नहीं देता है। क्यों नहीं देता है वह भी समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि आपकी कुंडली में अगर मेष राशि यानी कि नंबर 1 लिखा है, देखिए यहां पे, अगर 4 लिखा है तो यानी कि कर्क राशि, 7 लिखा है यानी तुला राशि, और अगर 10 लिखा है तो ये है मकर राशि। ये जो 4 राशियां हैं इसे हम कहते हैं चर राशियां, यानी कि मूवेबल साइन, यानी कि चर राशि है, ये चलन में रहती है। ऐसी राशियों वालों के लिए आपकी कुंडली का जो 11वां भाव है वो बाधक बन जाता है, यानी कि ये आपकी जिंदगी में रोड़े अटकाता है। ठीक है, वहीं पर अगर आपका लगन वृषभ राशि का है, 2 नंबर लिखा है मैंने यहां पे, अगर वो सिंह राशि का है, 5 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि यानी कि 8 लिखा है, और यहां पर 11 लिखा है यानी कि कुंभ राशि। ये जो राशियां होती है इसे हम कहते हैं ये है स्थिर या फिक्स्ड। वहीं पर अगर आपकी राशि ये बन जाती है मिथुन, कन्या, धनु या मीन, इस राशियों को हम कहते हैं ड्यूल साइन, यानी कि द्वितीय इसमें प्रकार होता है
ना वो फिक्स्ड में आती है और ना ही वो चर में भी नहीं आती है और स्थिर में भी नहीं आती है। इसमें दोनों का समावेश होता है। ऐसी राशियों के लिए, यानी कि 4 राशियों के लिए बाधक स्थान जो है वो 7वां घर बन जाता है। अब आप देखिए कुंडली में 1 केंद्र, 2 केंद्र और तीसरा केंद्र भी प्रभाव में आ गया और त्रिकोण का इसमें कोई रोल नहीं है। ऐसे में क्योंकि यह बाधक 7वां घर बन जाता है, इसीलिए इन राशियों के लिए 2 घर का 3 घर की तरफ इसका असर होना, यही एक कारण है कि इसे केंद्र आधिपति दोष कहा गया है। जब भी कभी मैं किसी से कंसल्टेशन करता हूं, कोई मुझे कांटेक्ट करता है और मैं जो रत्न पहनते हैं, देखिए जो मैंने भी रत्न पहना हुआ है, मैंने अधिकांश बहुत से लोगों से कहा है कि आप इस जो आपने पहन रखा है इसको आप उतार दो। कारण, और मैं किसी को दोष नहीं दे रहा। हम कभी भी किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो अधिकांश, ज्यादातर, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, वो आपको आपके नाम के अक्षर से या आपकी चंद्र राशि से आपको एक रत्न पिना देते हैं जो अपने आप में सही नहीं है। सही तरीका यह है, किसी को भी एक रत्न धारण करने के लिए अगर सलाह देनी है तो आपको एक लग्न को देखना होगा जो केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, और फिर 5वें घर को और 9वें घर को, और फिर वो जो ग्रह का मैं आपको रत्न पिना रहा हूं वो कहां बैठा है, उसका षडबल कितना है, ये सबका हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद ही आपको कोई रत्न पहनने को कहते हैं, वरना वो आपके लिए गलत काम कर सकता है। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि अगर ये जो राशियां हैं, ये इन राशियों के लिए बुध और गुरु जो कि बहुत ही शुभ ग्रह है, ये अगर आपको उस तरह का फल नहीं दे रहे हैं और आप सोच रहे हो मुझे बुध की दशा लग गई फिर भी मुझे फल नहीं मिल रहा, मुझे गुरु की दशा लग गई फिर भी मुझे फल नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि अगर आपकी ये 4 राशियां आपके लग्न में है तो इस तरह का प्रभाव आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बुध और गुरु उस तरह का प्रभाव नहीं देते हैं और कभी कभी थोड़ा बहुत तकलीफ भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर बुध की दशा लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 17 साल अब आपके गए, या गुरु की दशा लगी तो आपके 16 साल गए, जी नहीं। जब गुरु में गुरु का अंतर होगा, बुध में बुध का अंतर होगा, तो हो सकता है कि ये प्रभाव आपको मिले, लेकिन उसके अलावा बाकी जो ग्रह हैं जो अंतरदशा में आएंगे वो अपना फल जरूर देंगे आपको। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे आपके ज्ञान में थोड़ी वृद्धि हुई हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे सिर्फ इसलिए क्लिक करेंगे कि आने वाले मेरे जो दूसरे वीडियोस हैं वो उसकी जानकारी आप तक समय पे पहुंच जाए। नीचे यहां पर आपको मेरा नंबर भी दिख रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आपके कुछ प्रश्न है मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि बहुत जल्द आप तक मैं नहीं पहुंच पाऊं, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। और नीचे आप देखोगे तो एक थैंक का बटन है, एक दिल का निशान है, हार्ट बना हुआ है, उसको क्लिक करके आप थोड़ी मेरी मदद कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।